जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि परासरण व परासरण दाब क्या होता है। अब हम बताएंगे, जैसा कि हम ये भी बताए थे कि ये जो बर्तन इसमें विलयन इसमें विलायक है। बीच में ये जो झिल्ली है ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं है। तो ये तनु है, ये सांद्र है। तो इसके विलायक का अणु जो है इसकी सांद्रता कम है, इसकी अधिक है। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं। तो इससे यहाँ पर ये इसमें चले जाएंगे विलायक के अणु, जबकि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलेय के अणु नहीं गुजर पाते, नहीं पार कर पाते, क्योंकि उसका छिद्र इतना छोटा होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि यदि हमको ताप और परासरण दाब पता हो व गैस स्थिरांक, तो हम मोलर द्रव्यमान कैसे पता लगाएंगे, इसका सूत्र हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। यानी गणितीय व्याख्या के द्वारा इसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, परासरण दाब जैसा कि हमने बताया था, ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब ताप T पर मोलरता के समानुपाती होता है और ताप के भी समानुपाती होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि परासरण दाब को अगर हम पाई से रिप्रेजेंट करें तो पाई प्रोपोर्शनल टू पाई समानुपाती हो जाएगा T टेम्परेचर और पाई समानुपाती हो जाएगा C, ये मोलरता है C। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में बताए हैं कि जो समानुपाती का चिन्ह होता है उसको जब हम हटाते हैं तो फिर एक स्थिरांक लगाते हैं। अच्छा, हम एक बात और कह सकते हैं कि पाई समानुपाती इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, T C। अब इस समानुपाती चिन्ह को जब हम हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक स्थिरांक या नियतांक लगा देंगे। पाई बराबर RCT, जहाँ पर ये R एक गैस स्थिरांक है। यही बात देखो यहाँ पर जो है समीकरण 2.39 में दिया गया है, पाई बराबर CRT। अब देखो, यदि जो है C क्या होता है, हमने बताया कि C है मोलरता। देखो बेटा, जो मोलरता होती है ना, वो इकाई आयतन में
मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को, विलायक के नहीं, विलेय, इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मान लो विलेय के मोलों की संख्या, इसका जो मापक है उसको मोल प्रति लीटर लिखते हैं। तो इकाई आयतन में आयतन को हम V से लिखते हैं, वॉल्यूम इंग्लिश में। और मान लो कि विलायक के मोल की संख्या N1 है और विलेय की मोल की संख्या N2 है। तो इकाई आयतन में कितना विलेय होगा, यानी आयतन को V से लिखेंगे तो N2/V और बराबर ये C। अच्छा, अब ये जो C की वैल्यू है, जो C की ये वैल्यू है N2/C, ये N2 है, N2/V। तो C की जगह पर N2/V, जहाँ ये C है यहाँ पर N2/V रखेंगे तो फार्मूला ये बन जाएगा। पाई बराबर C की जगह पर देखो रख दिया गया N2/V, तो पाई बराबर N2/V RT हो जाएगा। देखो भैया, N2 बराबर जो होता है, N2 बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, यानी W2/M2, जहाँ पर W2 क्या है, W2 है विलेय का ग्राम में भार और M2 क्या है, अणुभार। तो जहाँ N2 है इस वाले फार्मूले में N2/V है, तो N2 की जगह पर हम ये मतलब N2 की जगह पर हम इसे रख देंगे W2/M2। तो 1 मिनट, अब हम सब इसको मिटा के फिर से बता दें। इस वाले को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो इस V का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो V आ जाएगा इसके साथ, पाई के साथ, तो पाई V बराबर N2 और RT। N2 की जगह पर हमने अभी बताया है, N2 की जगह पर हमने बताया क्या रख देंगे, W2/M2। कैसे वो हमने बताया। तो ये हो जाएगा W2/M2 जब इसकी जगह पर रखेंगे, और तो W2/M2 और ये RT और इधर ये पाई V बराबर W2RT/M2, ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ से M2 क्या है, मोलर द्रव्यमान है, हमें इसी को पता लगाना है। इसका हम फिर तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। M2 का पाई V से गुणा करेंगे, पाई V M2, और इसको इसमें करेंगे तो W2RT हो जाएगा। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई, इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा M2 पाई V बराबर W2RT। इसका जब तिर्यक गुणा कर देंगे, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, M2 की। M2 की वैल्यू चाहिए, तो M2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, M2 को यहीं रखेंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे।
तो ये जो पाई वी है ये चला जाएगा इसके नीचे हर में यहाँ पे, तो हो जाएगा M2 बराबर W2 R T बटे पाई वी, और ये सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, जहाँ पर WT अब इससे हम मोलर द्रव्यमान की निकाल लेंगे। M2 मोलर द्रव्यमान है, ये सूत्र बन गया। किस तरह से मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं, अब देखो। अब जो परासरण दाब विधि है, परासरण दाब विधि मोलर द्रव्यमान करने का जो ये तरीका हम बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीनों के लिए, बहुलकों के लिए, अब जो कई अणुओं से मिलकर बनते हैं उनको बृहदाणु कहते हैं। बृहदाणुओं के लिए इन सब की मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में यह विधि प्रचलित है। क्यों? जितने भी जैव अणुओं के लिए मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में भी यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव अणुओं के लिए इसलिए क्योंकि उच्च ताप पर सामान्यतः वे अस्थायी नहीं होते, जिनकी विलेयता कम होती है। यह विधि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों अधिक प्रचलित है? क्योंकि इसमें मोललता की जगह पर मोलरता का यूज होता है, और जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था उसमें मोललता का यूज हो। मोललता क्या है? तो मोललता है, सिंपल सी भाषा में अगर बताएं, इकाई 1 किलोग्राम में या इकाई भार में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। मोललता, मोललता। और इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इकाई आयतन जैसे 1 लीटर, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें इकाई द्रव्यमान में, जैसे 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता। मोलरता, ये मोलरता है, ये मोललता है। बात समझ में आई? अब हम कुछ आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि समपरासारी विलयन किसको कहते हैं। देखो, एक ये विलयन है, एक ये पात्र है, एक ये पात्र है, बर्तन है, सॉरी, एक पात्र ये है, एक पात्र ये है, दोनों को हम एक जोड़ दिए ऐसे, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रख दिए। ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई बीच में। इसमें भी विलयन भरा है, इसमें भी विलयन भरा है, दोनों की सांद्रता बराबर है, तो
ना तो इस विलायक का अणु इस तरफ जाएगा, ना ही इस विलायक का अणु इस तरफ जाएगा। यानी कि बराबर सांद्रता वाले विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली अलग नहीं कर पाती। उसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से नहीं गुजरते। क्यों? क्योंकि सांद्रता तो बराबर है और हमने परासरण का जो नियम है बताए कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करेंगे, लेकिन इसमें तो सांद्रता बराबर है, तो इसमें परासरण नहीं होगा। तो ऐसे विलयन को हम समपरासारी विलयन कहेंगे। ताप एक फिक्स हो तब, दोनों का ताप भी फिक्स हो, टेम्परेचर तापमान, तो परिभाषा बनेगी क्या कि दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन सम परासारी विलयन कहलाते हैं। एक बात और देखो बच्चों, परासरण दाब को हम लोग फाइंड करते हैं। परासरण दाब को हम क्या बताएं? परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक दे, तो हम ऐसे दाब को परासरण दाब कहते हैं। जैसे हमने बताया कि इसमें विलायक है, जल है, इसमें विलायक है, जल है, इसमें विलयन है, तो इससे इसमें इसके अणु गति करेंगे। अगर इस पर पिस्टन को थोड़ा सा दबा दिया जाए, दाब दिया जाए बाहर से, तो इतना दबाया जाए कि ये परासरण बंद हो जाए, तो इसी दाब को परासरण दाब कहेंगे। पर यदि दो विलयन ऐसे हैं जिनका परासरण दाब बराबर है, तो ऐसे विलयन में परासरण होगा नहीं, तो उन्हें भी हम समपरासारी विलयन कहेंगे। दो विलयन ऐसे हैं जिनका परासरण दाब बराबर है, तो परासरण नहीं होगा, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं पृथक कर पाएगी, तो हम ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहेंगे। अब जैसे उदाहरण में ले लीजिए रुधिर कोशिका में जो स्थित द्रव होता है, रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का परासरण दाब 0.9%। ठीक, इतना द्रव्यमान और सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं, इसके तुल्यांक होता है। देखो बच्चों, समान परासरण दाब का अगर दो विलयन है तो उसमें परासरण नहीं होगा। तो जब समान परासरण दाब वाले दो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से हम अलग करते हैं, तो उनके मध्य में परासरण नहीं होता। मान लो एक तरफ एक बर्तन में कोई विलयन रखा है, दूसरे बर्तन में कोई विलयन रखा है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रख दें कि अर्धपारगम्य झिल्ली के इस साइड में ये वाला विलयन, उस साइड में वो वाला विलयन, इस साइड में, तो उससे परासरण नहीं होगा। जैसे अगर देखो जो रुधिर कोशिका में द्रव स्थित होता है, रुधिर कोशिका में जो द्रव होता है उसका परासरण दाब होता है 0.9%, यानी 0.9% उसका क्या होता है? परासरण दाब।
और लगभग यही पराशर दाब नमक का होता है। तो इसे सिरा जिसमें कि शुद्ध खून बहता है उसमें इंजेक्ट करना सुरक्षित होता है। लेकिन अगर परासरण दाब से अधिक जो है परासरण दाब से अधिक यानी 0.9% से अधिक परासरण दाब वाले विलयन में हम कोशिकाओं को रख दें तो कोशिका का जो जल होगा कोशिका से बाहर की ओर प्रवाहित हो जाएगा। 0% परासरण दाब 0.9 से अधिक परासरण दाब वाले में जब हम रख देंगे विलयन में कोशिका को तो कोशिका का जल बाहर प्रवाहित हो जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। और इसी घटना को हम अतिपरासारी विलयन कहते हैं। अगर कोई लवण जिसकी सांद्रता 0.9 से कम है उसमें रख देंगे तो कोशिका फूल जाएगी। देखो ऐसे इसको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देते हैं फिगर बना के। एक ये पात्र है, ठीक है, और ये कोशिका है, ठीक है। इसको हमने इसमें जो विलयन है नमक का वो उसका परासरण दाब 0.9% से अधिक है। ये अधिक है या अधिक को हम ऐसे लिख दें ग्रेटर देन है। अधिक है तो कोशिका कैसी हो जाएगी? ये कोशिका है तो कोशिका किस तरह से हो जाएगी? ऐसे है तो कोशिका ऐसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब हम इसको बना के यहाँ दिखा देते हैं। अगर 9% से अधिक है तो ये जो कोशिका दिख रही है ये कोशिका सिकुड़ जाएगी ऐसे और छोटी हो जाएगी। एक मिनट, ये बन जाएगी ऐसे, सिकुड़ जाएगी और छोटी हो जाएगी इससे। क्योंकि जब परासरण दाब अधिक है तो इस कोशिका के अंदर जो द्रव है इसमें से निकल करके बाहर की ओर चला जाएगा। इसमें से निकलकर बाहर द्रव चला जाएगा। अब देखो अगर एक पात्र है, एक बर्तन है, इसमें जो विलयन है उसकी सांद्रता 0.9 से कम है तो इसमें जो कोशिका रहेगी वो फूल कर और बड़ी हो जाएगी। फूल कर और बड़ी हो जाएगी। अगर इस विलयन का सांद्रता 0.9 से कम है तो ये फूल कर और बड़ी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी है तो ये समझो कितनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, यानी फूल कर और बड़ी हो जाएगी कोशिका। तो इस घटना को हम कहेंगे इस विलयन को, घटना को नहीं, इस विलयन को
अति परासारी विलयन और इस विलयन को अल्प परासारी विलयन कहेंगे। कहने का मतलब इसमें कोशिका का द्रव बाहर की ओर गया और इसमें बाहर का द्रव कोशिका में गया। बात समझ में आ गई। बहुत लोग नमक खाते हैं अधिक तो उनको कहते हैं कि वो पतले होते हैं इसी कारण से। अच्छा, जो पेड़ होता है, पेड़ में जड़ से लेकर के उसके पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है? परासरण के द्वारा ही पहुंचता है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। देखो बेटा, प्रतिलोम परासरण क्या है? प्रतिलोम का मतलब उल्टा और जल शोधन का मतलब जल को के ऊपर शोधन कार्य, मतलब जल शुद्ध करना। तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा, प्रतिलोम परासरण उल्टा परासरण। अब ये उल्टा परासरण क्या होगा? तो सीधी सी बात, यदि जो परासरण का नियम है वो उल्टा हो जाए तो हम कहेंगे प्रतिलोम परासरण। उल्टा कैसे? हमने बताया कि परासरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। तो यदि परासरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने लगे तब हम कहेंगे कि प्रतिलोम परासरण है। देखो यहाँ पर कुछ ये जो लिखा है इसको हम पढ़ के बताते हैं। तो ये क्या लिखा है? लिखा है कि यदि हम परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें विलयन पर तो परासरण की जो दिशा है वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उलट जाती है, रिवर्स्ड। ठीक, अर्थात शुद्ध विलायक अब आर्द्र। तो उलट जाती है का मतलब क्या? इसमें जब विलयन है जिसका सांद्रता अधिक है और इसमें शुद्ध विलायक है जिसकी सांद्रता कम है या तनु है, ये सांद्र है, ये तनु है। और इसको इसे जोड़ा है। तो इसमें बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो सांद्रता परासरण किधर होगा? ये विलयन है और ये विलायक है, तो इधर से इधर जाएगा। लेकिन जब इस पर दाब लगा दिया जाए, पिस्टन लगा के दाब लगा दिया जाए और वह दाब परासरण दाब से अधिक लगा दिया जाए, कहने का अर्थ यह है परासरण दाब वह दाब है जिस पर कि परासरण की क्रिया रुक जाए। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो इस साइड से विलायक का इधर जा रहा था, तो अब क्या होगा कि इस साइड से इधर जाने लगेगा, तो उलट नहीं गया। तो ऐसे में शुद्ध विलायक अब अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन में से पारगमन
ये विलायक वाला पारगमन इसमें नहीं करेगा। अच्छा, अब हम आप लोगों को एक उदाहरण देने वाले हैं कि उल्टे परासरण का लाभ क्या है। देखो, आजकल जो पीने का पानी है उसकी कमी होती जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है इसके 4 भाग अगर कर दिया जाए बराबर बराबर, तो लगभग 3 भाग में पानी ही है और लगभग 1 भाग में ज़मीन है, और उस पर भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, ठीक है, पोखरे हैं, तालाब, तमाम चीज़ हैं। लेकिन तो कहेंगे कि पानी की कमी क्यों है? अगर 3 भाग में पानी ही है तो पानी की कमी क्यों है पीने के लिए? तो जो शुद्ध पानी है पीने लायक, ग्राउंड वाटर, शुद्ध पानी पीने लायक, वो अच्छा 3 भाग पर पानी है तो पानी है कहाँ? ये सब महासागरों में है, समुंदर में है। तो समुंदर का पानी हम लोग पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लवणीय होता है, उसमें कई बहुत लवण घुले होते हैं। जैसे कि कहते हैं खारा होता है समुंदर का पानी। क्यों खारा होता है? क्योंकि उसमें विलेय के रूप में लवण उपस्थित होते हैं कई। तो प्रतिलोम परासरण का यूज करके उस समुंदर के लवणीय जल को शुद्ध पानी में बदला जाता है, जिससे कि वो कई देश इसका यूज करके अपने यहाँ पीने का पानी बना रहे हैं और उससे अपना काम चला रहे हैं। कैसे करते हैं वो? देखो, यहाँ पर जो 2.11 प्रैक्टिकल दिया है, मतलब कि चित्र दिया है, इसमें मान लो इस साइड में जो है ये समुंदर का पानी है या लवणीय जल है, कोई भी लवणीय जल है, इसमें भर दिया गया और इधर पिस्टन लगा दिया गया। ये पिस्टन लगा है, इस पिस्टन पर दाब दिया गया, ऊपर से खूब ढेर सारा दाब दिया गया इस पिस्टन पे। जब इस पर दाब दिया गया और परासरण दाब से अधिक दाब दिया गया, तो और यहाँ पर ये जो झिल्ली है सेलुलोस एसीटेट की झिल्ली लगा दिया गया, फिल्म, जो कि सेमी प्रीमेबल है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इससे सिर्फ पानी का ही अड़ू जा सकता है, सिर्फ विलायक का अड़ू जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो पानी का अणु है, ये पानी का अणु निकलकर इस यहाँ से पानी का अणु यहाँ से पानी का अणु निकलकर इस साइड आने लगेगा, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली से तो विलेय के कण जा नहीं पाएंगे। लवण बड़े होते हैं, पानी के कण की तुलना में उसके अणु बड़े होते हैं, लवण के नहीं जा पाएंगे। आयन बड़े होते हैं, सिर्फ पानी का कण इस पार झिल्ली को पार करके इस साइड में चला आएगा। बाकी जितने भी उसमें विलेय के रूप में मिले हुए आयन, सोडियम क्लोराइड और तमाम जो अशुद्धियाँ होंगी, उसके कण इस झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे। पार कौन कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ पानी का कण। तो
इसमें इस वाले साइड में आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पानी, केवल और केवल पानी का कण। और यहाँ से जो पानी निकलेगा इसमें से वो शुद्ध पानी रहेगा। इसको पियो, ये शुद्ध है, प्योर वाटर है। तो इससे कई देश अपना काम चला रहे हैं इस विधि का यूज करके। हमको लगता है ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और अब आप लोग हमें इजाज़त दो और फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले एपिसोड में। उसमें हम बताएंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो बच्चों, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हो और अगर इससे आप लोगों को कुछ मदद मिलती है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अच्छी लगे तो लाइक भी करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करें। और जहाँ पर कोई दिक्कत होती है, ना समझ में आए, तो उसको कमेंट के रूप में आप लोग लिख के इस पे भेजिए। हम उसे पढ़ेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे और उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के फिर हम डाल देंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके पास भी इसको शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों को।